हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशंस क्या है, निषेचन क्या है ना, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। निषेचन क्या है, तो निषेचन के बारे में हम चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो नर युग्मक होता है उसे हम शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक जो होता है उसे अंडाणु कहते हैं। ये दोनों जब मादा के शरीर में संयुग्मित होते हैं या मिलते हैं, है ना, मिलने पर ये युग्मनज का निर्माण अर्थात जायगोट का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। ठीक है। मनुष्य की जो अंतः निषेचन पाया जाता है, मनुष्य के अंदर में होने वाले इस निषेचन की प्रक्रिया को अंतः निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात इसके जो शुक्राणु होंगे, है ना, इसके जो शुक्राणु होंगे वह अंडाणु मादा के शरीर में, शुक्राणु और अंडाणु मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं। मनुष्य में जो निषेचन मादा की अंडवाहिनी में होता है, मनुष्यों में जो निषेचन होता है मादा के अंडवाहिनी में संपन्न होता है, और इस क्रिया में नर युग्मक का जो केंद्रक भाग लेता है, जबकि मादा युग्मक का संपूर्ण भाग उस निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है ना। इस क्रिया में एक प्रकार से माता और पिता के आनुवंशिक गुणों का मिलन होता है ना। दोनों के युग्मक आपस में जब मिलते हैं तो उनके आनुवंशिक गुण भी उससे मिल जाते हैं। पिता की आनुवंशिक इकाइयों को नर युग्मक केंद्रक तथा माता की जो आनुवंशिक इकाई है उसे मादा युग्मक केंद्रक कहा जाता है। और ये दोनों केंद्रक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं अर्थात जायगोट का निर्माण करते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है पुनः द्विगुणित हो जाती है। एक नर का जो केंद्रक है वह अगुणित रहता है और मादा की जो केंद्रक है वो भी अगुणित होती है, दोनों मिलकर द्विगुणित हो जाते हैं। और युग्म जनन युग्मनज की जो नामक एक कोशिका भ्रूणी विकास के रूप में मनुष्य का जो शिशु बनता है ना। युग्मनज ही की जो कोशिकाएं हैं वह भ्रूणी विकास के दौरान वह मनुष्य के शिशु का रूप ले लेती हैं। जब मैथुन के अंतिम चरण में नर अपने वीर्य को योनि में स्खलित कर देता है ना, वीर्य जब स्खलित होकर योनि में चली जाती है तब गर्भाशय की ग्रीवा की सीरीज अवशोषण क्रिया के कारण, है ना, ग्रीवा में सीरीज अवशोषण की क्रिया के कारण वीर्य गर्भाशय में पहुंच जाता है। गर्भाशय में ग्रीवा मौजूद होती है, उस ग्रीवा में सीरीज अवशोषण पाया जाता है, उस क्रिया के दौरान वीर्य गर्भाशय में पहुंच जाता है। इस चलन में शुक्राणु की पूंछ इसकी मदद करती है। जब वह गति करती है तो उसकी जो पूंछ होती है ना वह उसकी मदद करती है। इस स्खलन के समय वीर्य में 20 करोड़ की संख्या में शुक्राणु मौजूद होते हैं। जब स्खलन होता है उस समय वीर्य में 20 करोड़ की संख्या में शुक्राणु मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश योनि की दीवार की अम्लीय स्त्राव के कारण मर जाते हैं। योनि में अम्लीय स्त्राव पाया जाता है, लेकिन उसमें कुछ जो अशक्तिशाली शुक्राणु होते हैं वे होते हैं नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ शुक्राणु ही हानि मादा के जनन मार्ग के संकरे और इसकी जो दीवार के चिपके होने के कारण होता है ना। मादा मार्ग का संक्रय होना और दीवार में चिपकने के कारण इसकी हानि होती है। शुक्राणु की इस बड़ी संख्या में से केवल कुछ ही शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंच पाते हैं, है ना। और गर्भाशय में पूंछ की सहायता से 1.5 से लेकर 3 मिलीमीटर प्रति मिनट की चाल से क्या करते हैं, वे अंडवाहिनी में चलते हुए पर पहुँचते हैं, अंडवाहिनी में प्रवेश करते हैं। 1.5 से लेकर 3 मिलीमीटर प्रति मिनट की चाल से यह चलते हैं और जब चल के वह अंडवाहिनी में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक शुक्राणुओं की जो संख्या होती है हजारों से लेकर सैकड़ों में ही रह जाती है ना। हजार की संख्या में तादाद में रहने के बाद वह सैकड़ों में पहुँच जाती है। अंडवाहिनी में जो आकार होता है, अंडवाहिनी में आकार के जो अंडाणु के चारों तरफ, है ना, जो अंडवाहिनी में जो अंडाणु पहुँचते हैं उनके चारों तरफ अपने सिर के द्वारा चिपक जाते हैं, है ना। अपने अंडाणु में क्या होते हैं, जब अंडाणु में प्रवेश करते हैं तो उस अंडाणु के चारों तरफ ये शुक्राणु क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं अपने सिर के बल में, है ना। इन शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु किससे संपर्क
स्थान पर अंडाणु की बाहरी दीवार फूलकर एक निषेचित शंकु बना लेती है। इनमें से एक ऐसा शुक्राणु होगा जिससे अंडाणु अपना संपर्क बनाती है और उसकी जो बाहरी दीवार होती है वहाँ फूल जाती है तथा एक निषेचन शंकु का निर्माण कर लेता है। निषेचन जो शंकु बनती है वह उसी शुक्राणु के साथ बनता है जो अंडाणु के सक्रिय भाग पर चिपकता है ना। जो अंडाणु के सक्रिय भाग से जुड़ा होता है, अर्थात सक्रिय ध्रुव किसे कहते हैं, सक्रिय भाग किसे कहते हैं। अंडाणु के एक सिरा में कोशिका द्रव्य की मात्रा जब अधिक हो जाती है एक ध्रुव में तो उसे सक्रिय ध्रुव कहा जाता है, अर्थात सक्रिय भाग कहते हैं। और दूसरे ध्रुव में अपेक्षाकृत बहुत कम सांद्र की मात्रा अर्थात कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत कम होने के कारण इसे निष्क्रिय ध्रुव कहा जाता है। जब शुक्राणु अंडाणु के सक्रिय ध्रुव पर मौजूद होता है तो निषेचन शंकु बनता है। ठीक है, अगला देखिए, उसको स्पर्श करके, किसको, सक्रिय भाग को स्पर्श करता है। एक शंकु के बनने के बाद अंडाणु दूसरा शंकु नहीं बनाता। जब एक शंकु निर्मित होता है उसके बाद दूसरा शंकु नहीं बनाता, जिससे अंडाणु में केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है। अंडाणु की दीवार से चिपकने के बाद शुक्राणु एक क्रोमोसोम कुछ प्रकीर्णों को स्रावित कर देता है। जब शुक्राणु अंडाणु से जब चिपका रहता है उस समय उसमें क्रोमोसोम नामक प्रकीर्ण को स्रावित किया जाता है, जिन्हें है ना सामूहिक रूप से स्पर्मलाइसिन कहते हैं। वह जो क्रोमोसोम प्रकीर्ण होते हैं वे स्पर्मलाइसिन कहलाते हैं। इसके कारण जो अंडाणु होती है उसकी दीवार खुल जाती है ना, खुल जाती है, नष्ट हो जाती है और शुक्राणु धीरे धीरे अंडाणु में प्रवेश करने लगता है। जब वह चिपका रहता है तो स्पर्मलाइसिन नामक प्रकीर्ण का स्राव करता है, जिससे जो अंडाणु की दीवार है वह घुल जाती है। घुलने के कारण वह शुक्राणु धीरे धीरे अंडाणु में प्रवेश करना शुरू करता है। ज्यों ही एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है ना, अंडाणु में एक ऐसी परिवर्तन आती है। जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो ऐसी परिवर्तन आता है, अर्थात उसमें शक्ति करंट पैदा हो जाती है। इसके द्वारा शुक्राणु प्रवेश, बाकी शुक्राणु जो होते हैं प्रवेश नहीं कर पाते। शुक्राणु का पूंछ भाग जो होता है अंडाणु में प्रवेश नहीं करता, वह बाहर ही रह जाता है। शुक्राणु का जो पूंछ वाला भाग होता है अंडाणु में प्रवेश नहीं करता, बल्कि अंडाणु की सतह पर विलुप्त हो जाता है, सतह पर विलुप्त हो जाता है। इसका सिर अंडाणु के केंद्र की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसका जो सिर होता है अंडाणु के केंद्र की तरफ बढ़ने लगता है। अंडाणु के चारों तरफ पुट्टिका कोशिका म्यूकोपॉलीसेकेराइड और हाइलुरोनिक अम्ल द्वारा एक दूसरे को चिपकी रहती है। अंडाणु के चारों तरफ पुट्टिका कोशिकाएं म्यूकोपॉलीसेकेराइड से और हाइलुरोनिक अम्ल से तो एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपकी रहती हैं। इसके लिए शुक्राणु हाइलुरोनिडेज, शुक्राणु जो होते हैं वो हाइलुरोनिडेज प्रकीर्ण स्रावित करते हैं। जो शुक्राणु होते हैं वे हाइलुरोनिडेज प्रकीर्ण का स्राव करते हैं और जो अपघटित हो जाते हैं, जो इन्हें क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। स्तनियों के शुक्राणु में होने वाले उन परिवर्तन को निषेचन में मदद करते हैं, है ना। जो परिवर्तन होता है वह निषेचन में मदद करता है, जिसे कैपेसियंस कहा जाता है, जिसे कैपेसियल्स कहा जाता है। कैपेसिएशन की क्रिया जो होती है ना, उसके दौरान एक्रोसोम के चारों तरफ एक झिल्ली जो होती है वह टूट जाती है। चारों तरफ जो झिल्ली मौजूद होती है वह टूट जाती है, जिसके कारण एक्रोसोम द्वारा स्पर्मलाइसिन का स्त्रावण शुरू हो जाता है। जब उसकी झिल्ली टूटती है तो उसके अंदर से स्पर्मलाइसिन नामक स्त्राव होने लगता है, जिसकी झिल्ली भी घुल जाती है, जिससे अंडाणु की झिल्ली भी घुलने लगती है। उसके सहायता से अंडाणु की जो जोना रेडिएटा है और जोना पेलिसुडा है उसको भेद देता है। स्पर्मलाइसिन जब स्त्राव होता है तो जोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा की जो स्तर है उसको भेदने की काम करता है।
इन दोनों के बाद अंडाणु और शुक्राणु के अंडाणु तथा शुक्राणु के सिर की जो प्लाज्मा होती है ना, प्लाज्मा झिल्लियाँ घुल जाती हैं। अंडाणु और जो शुक्राणु होंगे उनके प्लाज्मा झिल्ली आपस में सिर में मौजूद जो प्लाज्मा झिल्ली है शुक्राणु की, वे आपस में जो झिल्लियाँ हैं वे घुल जाती हैं। ठीक है, फलतः नर और मादा युग्मक के केंद्रक पास पास आ जाते हैं। अब जब घुल जाएगी दोनों की जो झिल्ली है तो उनकी जो युग्मक हैं आपस में क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। दोनों के कोशिका द्रव्य अब मिल जाएंगे। जब वो केंद्रक आपस में मिलेंगे, युग्मक आपस में मिलेंगे तो कोशिका द्रव्य निश्चित ही आपस में मिल जाती है। अब शुक्राणु का जो केंद्रक होगा अंडाणु के केंद्रक की ओर आगे बढ़ने लगता है और दोनों मिलकर एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं तथा अब जो अंडाणु होगा वह युग्मनज कहलाता है। जब शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक आपस में मिलकर युग्मक जो बनाते हैं उसे युग्मनज कहते हैं, है ना। निषेचन की जो क्रिया के पूर्ण होने के लगभग 2 से लेकर 2.5 घंटे तक का समय लगता है। उस क्रिया को पूर्ण होने में 2 से लेकर 2.5 घंटे तक का समय लग जाता है। और अब निषेचित अंडाणु गर्भाशय की गुहा की ओर आगे बढ़ने लगता है। जो निषेचित हुआ अंडाणु है वह गर्भाशय की गुहा की ओर आगे बढ़ने लगेगा अब, और लगभग 7 दिनों में यह जो गर्भाशय है उसकी गुहा में पहुंच जाता है। गर्भाशय की गुहा में पहुंच जाता है वह निषेचित अंडाणु, है ना। 7 दिनों के लगभग जो बीच होगा, अंतराल होगा, उसमें गर्भाशय की गुहा में पहुंच जाती है और यहीं पर गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाता है। निषेचन के बाद भ्रूणीय प्रवस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, मैथुन के बाद जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में जब मिलते हैं तो अंडाणु द्वारा फर्टिलाइजिंग नामक पदार्थ का स्त्राव किया जाता है और शुक्राणु द्वारा एंटी फर्टिलाइजिंग नामक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। एंटी फर्टिलाइजिंग की तरफ आकर्षित होता है ना। एंटी फर्टिलाइजिंग जो स्त्राव होती है पदार्थ वह फर्टिलाइजर की तरफ आकर्षित होती है, जिसके कारण शुक्राणु और अंडाणु की जो आकर्षण पैदा हो जाती है। ठीक है, तीसरा नंबर जो पॉइंट है हमारा वह रोपण है ना। रोपण गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट के जुड़ने, है ना। गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट के जुड़ने अथवा धंसने की जो प्रक्रिया है ना, तो उसे रोपण कहा जाता है। गर्भाशय की भित्ति से अर्थात दीवार से ब्लास्टोसिस्ट के जुड़ने से क्या कहा जाता है, रोपण कहा जाता है। यह प्रक्रिया निषेचन के 7 दिन पश्चात होता है। निषेचन जो होने लगती है वो उसके 7 दिन बाद यह प्रक्रिया होती है। रोपण से पहले ब्लास्टोसिस्ट, है ना, ब्लास्टोसिस जोना पेलिसुडा नामक आवरण से घिरा रहता है। ध्यान से सुनिएगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, रोपण से पहले ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वह जोना पेलिसुडा से चारों तरफ से क्या होता है, घिरा रहता है। ठीक है, यह आवरण बाद में गर्भाशय की गुहा में समाप्त हो जाता है। यह जो आवरण होता है जब वह गर्भाशय में प्रवेश करता है तो वहाँ उसकी जो आवरण होती है वह समाप्त हो जाती है। अब जो ब्लास्टोसिस्ट होती है और भ्रूणीय घूर्णी या भ्रूणीय डिस्क के क्षेत्र में, है ना, भ्रूण के जो क्षेत्र होगा, भ्रूणीय क्षेत्र जहाँ भ्रूण का निर्माण होना है उस क्षेत्र में गर्भाशय के अंतः स्तर के संपर्क में आ जाता है ना। अंतः स्तर के संपर्क में आ जाता है। इस संपर्क के कारण अंतः स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, संपर्क जब होता है उसकी अंतः स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं लाइटिक एंजाइम स्त्रावित करते हैं। जब वह संपर्क होता है तो अंतः स्त्रावी जो कोशिकाएं होती हैं वो लाइटिक एंजाइम का क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं। यह एंजाइम अंतः स्तर की जो संरक्षण, है ना, संरक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं, एक पिट और गुहा बनाती हैं। ये अंतः जो एंजाइम होते हैं वे संरक्षण करते हैं तथा एक पिट या तो गुहा का निर्माण करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो होती है
इस गुहा के अंदर आकर अंतः स्तर में पूर्ण रूप से धंस जाती है। अंतः स्तर में पूर्ण रूप से धंस जाती है। रोपण के पश्चात ट्रोफोप्लास्ट के साइटोट्रोफोप्लास्ट स्तर से अंगुली नामक के समान प्रवर्धक निकलते हैं। ट्रोफोप्लास्ट के, है ना, किसमें, रोपण के पश्चात, जब रोपण प्रक्रिया होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट के जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है उस स्तर से अंगुली नामक समान जो होते हैं प्रवर्धक निकलना शुरू होती हैं, जिसे कोरियोनिक विलयी कहा जाता है ना, कोरियोनिक विलयी कहा जाता है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट की जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसके स्तर से वह अंगुली नामक इस जो संरचना निकलती है, प्रवर्धक निकलती है, उसे कोरियोनिक विलयी कहा जाता है। ये प्रवर्धक गर्भाशय की स्ट्रोमा तक पहुंचते हैं। ये जो प्रवर्धक पाए जाते हैं वह गर्भाशय की स्ट्रोमा तक पहुंच होती है इनकी, है ना, और वहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं। बाद में कोरियोनिक विलयी जो होती है एक गर्भाशयी उत्तक आपस में मिलकर अपरा नामक संरचनात्मक क्रियात्मक संरचना बनाते हैं। जब कोरियोनिक विलयी एवं उसकी जो गर्भाशयी उत्तक होती हैं वे आपस में मिलकर एक रचना बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, अपरा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहा जाता है। यह अपरा जो होती है ना, यह अपरा भ्रूण एवं गर्भाशय के मध्य परजीवी संबंध स्थापित कर लेता है। जो अपरा होती है भ्रूण और गर्भाशय के मध्य में परजीवी संबंध स्थापित कर लेता है। दोनों के मध्य में परजीवी रूप से स्थापित रहता है। इस प्रकार रोपण के ब्लास्टोसिस्ट की जो कोशिकाएं होती है उसकी संख्या और आकार में बढ़ोतरी होती है, बढ़ते जाती है। ब्लास्टोसिस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं वो बढ़ना शुरू कर देती हैं, आकार और संख्या दोनों रूप में, है ना। तथा अपरा का जो गर्भाशयी भाग होता है, अपरा का जो गर्भाशयी भाग होता है उसे पत्निका कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पत्निका कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका जो चौथा पार्ट है भ्रूणीय विकास, है ना, और वृद्धि के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।